नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना इलाज अपने हाथ स्त्री रोग सीरीज़ के इस दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने स्त्री शरीर संरचना, उसके प्रजनन अंग और विकास और फंक्शन को लेकर जानकारी दी थी। अब इस एपिसोड में हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र के बारे में जानेंगे। आइए इस वीडियो के जरिए। पीरियड की शुरुआत किसी लड़की के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, इसलिए पीरियड क्या है और हर महीने क्यों होता है, यह समझ लेना जरूरी है। पीरियड स्त्री के स्वस्थ और सशक्त होने के लक्षण हैं। पीरियड महीने के अंतर से आते हैं। आमतौर पर पीरियड के बीच का अंतर 28 दिनों का होता है, लेकिन 21 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच होने वाले पीरियड को भी नॉर्मल माना जाता है। ब्रेन और ओवरीज से निकलने वाले मैसेंजर हार्मोन्स के जरिए पीरियड रेगुलेट होते हैं। मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस में यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग एंडोमेट्रियम टूटकर वेजाइना के जरिए बाहर निकलती है। यह रिसाव 3 से 7 दिन तक चलता है। इस दौरान 4 से लेकर 12 टीस्पून के बराबर तक ब्लड लॉस होता है। पीरियड के दूसरे फेज में मस्तिष्क, ओवरी और यूट्रस को हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन के रिसाव का संकेत देता है। ये हार्मोन ओवरी द्वारा एग के रिलीज की प्रक्रिया में मदद करते हैं। साथ ही ये गर्भाशय की अंदरूनी लाइनिंग एंडोमेट्रियम को मजबूत और मोटा बनाते हैं। अगले पीरियड के 14 दिन पहले ओवरी से मैच्योर एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। यह प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाती है। यदि एग स्पर्म के संपर्क में आकर फर्टिलाइज हो जाता है तो इसे प्रेगनेंसी की शुरुआत माना जाता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाती है तब एंडोमेट्रियम टूटने लगता है। इसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज का शुरुआत कहा जाता है। इस दौरान आप हमेशा से कुछ ज़्यादा इमोशनल होने लगती हैं। पेट फूल जाता है, पेट में ऐंठन आती है, छाती में कड़ापन वगैरह महसूस करती हैं। इन लक्षणों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस कहा जाता है। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और गर्म पानी से स्नान जैसे तरीकों को आजमाकर इन लक्षणों से आराम पाया जा सकता है। फाइनली एंडोमेट्रियम वेजाइना से ब्लड लॉस के तौर पर बाहर निकलने लगता है और फिर से पीरियड शुरू हो जाता है। हीतल जी, वीडियो के जरिए आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमको बताई। हमको भी क्लियर हुआ कि महिलाओं के शरीर की अंदरूनी रचना कैसी होती है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसके पहले लड़की के अंदर क्या क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं? जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उससे पहले उसे कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट्स और एनलार्जमेंट होती है, यूट्रस, वजाइना, ये सब में भी बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। साथ ही उनके चेहरे पर मुहासे आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स भी बढ़ जाते हैं। मानसिक बदलाव भी आते हैं, मूड का बनना बिगड़ना, अपनी मनमर्जी की तमन्ना रखना, सहेलियों के साथ बातें बनाना, लड़कों की तरफ आकर्षित होना, ये सब फेस करना पड़ता है। ये जिम्मेदारी हम सब की है। हमारी दादी माँ, नानी माँ 50 साल पहले, 100 साल पहले जब लड़की 13-14 साल की होती थी ना, तब तक उसको बहुत कुछ बता दिया जाता था या उसके अपने आप समझ में आ जाता था। अब वक्त बदल गया है। हम सबको ये जानने का वक्त आ गया है कि 100 साल पहले, 200 साल पहले जो पीरियड्स 13, 14, 15 साल की उम्र में आया करते थे वो अब 8-9 साल की उम्र में आने लग गए हैं। 13-14 साल में और 8-9 साल में बहुत फ़र्क होता है, 4-5 साल का फ़र्क है। मैं आपको 14-15 साल की उम्र के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि शादी के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। कानून कहता है 18 साल। कुछ जातियों प्रजातियों में ये व्यवस्था 16 साल की उम्र को रिकॉग्नाइज करती है। मैंने पढ़ा है इस बारे में 36 पीरियड्स नॉर्मल, ये वो वक्त है जिसके बाद लड़की शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। सोचिए क्या होता था, 15 साल की उम्र में पीरियड्स आते थे, लेकिन वो हर महीने नहीं आते थे। शुरुआती पीरियड तो डिले कर करके आते हैं ना,
कोई 2 महीना, कोई 2.5 महीना, और अपने आप ये उम्र 18-19 साल तक हो जाया करती थी। तो जो कानून ने हमको बताया, जो जातियों उपजातियों ने बताया, वो कहीं ना कहीं सही था, लेकिन अब ये सब कुछ काफ़ी पहले हो रहा है। तो मुझे एक बार फिर यही कहना है कि समाज को, खासतौर से माताओं को, ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो जानकारी बच्ची को पहले 14 साल की उम्र में दी जाती थी, आज वो हमें उसे 8 और 9 साल की उम्र में देनी है। पुराने ज़माने के जो चिकित्सा विशेषज्ञ थे, चरक, सुश्रुषा, सारंगधर, इन्होंने पीरियड्स को मासिक धर्म की संज्ञा दी थी। उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि उस जमाने में पीरियड्स चंद्रमा के साइकिल, जो कि 28 दिन का होता है, उससे सिंक होके आया करते थे, और ये यूनिफॉर्म था अक्रॉस द ग्लोब, और इसमें गलतियां नहीं हुआ करती थी। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि उन्होंने ऐसा किसी कारण से किया था और इसको मासिक धर्म की उपाधि दी थी। पहले के दौर में महिलाओं को एक रेगुलर इंटरवल्स में पीरियड्स हुआ करते थे और उन्होंने इसे स्त्री शरीर का धर्म बताया है। इस तरह इसका नाम पड़ा मासिक धर्म, और उनका ये मानना है कि इस मासिक धर्म को पूरे नियम धर्म से पालन करना चाहिए, तभी कोई स्त्री सही मायने में स्वस्थ रह सकती है। हिता जी, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइएगा कि लड़कियों को शुरुआती पीरियड्स में, मतलब 3-4 महीने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं? आमतौर पर सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, गैस बनने लगती है, कब्ज, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मुहासे का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस करना, उदासी आ जाना, बुरा लगना हर बात पर, ये सब वगैरह वगैरह प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। क्या ये शिकायतें छोटी बच्चियों को भी हो सकती हैं? जी नहीं, लेकिन 14 से 15 साल की लड़कियों में ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, लड़कियों का भोजन का खास ध्यान रखना चाहिए। उनके भोजन में फल, सब्जियां, शुद्ध देसी घी, इन सब से प्रयोग करके उनको खाना देना चाहिए। शुरुआत के दिनों में पीरियड्स के आने से पहले अगर उनको कुछ ऐसा भोजन दिया जाए जो शिशु जन्म के बाद किसी महिला को दिया जाता है, तो उनके गर्भाशय को बल मिलता है और उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों से भी आराम मिलता है। हाँ, खास करके ये ध्यान रखें कि खाने में मैदा है, अजीनोमोटो है, या कोई भी प्रिजर्वेटिव बेस्ड पैक्ड इन फूड्स होते हैं, इसका कम प्रयोग किया जाए, बिकॉज ये अफेक्ट कर सकता है पीरियड्स के दौरान। अगर हमने खाने पीने पे ध्यान दिया, जैसे हमने गोंद के लड्डू हैं या घी, मेवा और गुड़ से बने हुए लड्डू है, या हलीम के बीज है, मेथी है, ये सब खिलाया तो आयरन की कमी भी नहीं होती और ब्लीडिंग भी पूरी तरह से तकलीफ रहित होती है। और अभी भी कई गांव कस्बों में और कुछ विशेष जातियों में, कुछ विशेष प्रदेशों में, जहां पीरियड्स आई हुई महिला को घर का कोई भी कामकाज करने की मनाही होती है, मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, और तमाम बंधन भी उनके ऊपर लगाए जाते हैं। दरअसल मासिक के दौरान किसी महिला को घर के काम करने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि उसे आराम मिले। उन 2-5 दिनों में महिला की ब्लीडिंग पूरी होती है। किसी को पेड़ों में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, तो रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग इस अज्ञानतावश सच्चाई को नहीं समझते और ब्लीडिंग के दौरान फीमेल से छुआछूत का व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पुरुष भी इस सीरीज़ को देखें और महिलाओं की तकलीफ को समझे, जाने और उन्हें पूरा सहयोग दें। छुआछूत की बात से एक प्रश्न और दिमाग में आया, क्या ये पीरियड्स में निकलने वाला खून गंदा खून होता है? जी नहीं पीयूष जी, एक्चुअली ये गर्भाशय के अस्तर के अंदरूनी टुकड़े, ब्लड वेसल्स और म्यूकस वगैरह जो यूट्रस से बाहर निकलता है वो होता है। दरअसल यूट्रस में फर्टिलाइज एग जब आता है तो एंडोमेट्रियम उसे नरिशमेंट देता है, इसलिए हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है एंडोमेट्रियम मोटा होता चला जाता है। पर यदि एग फर्टिलाइज न हुआ तो यही एंडोमेट्रियम जो है वो टूट कर ब्लड के साथ, टिश्यूज के साथ यूट्रस से बाहर निकलता है। ये तो बताइए कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पीरियड्स डिले हो सकते हैं या हो जाते हैं? किसी कारणवश पीरियड्स आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे तनाव महसूस करना, नींद पूरी ना होना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बीमार हो जाना, खाने पीने पे ध्यान न देना, शरीर का वजन बढ़ जाना, शरीर का वजन कम हो जाना, थायराइड की गड़बड़ियाँ, बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करना, इसकी वजह से पीरियड्स डिले हो सकते हैं।
अब लगे हाथ तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि पीरियड्स के पहले उनको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। पीरियड्स आने के पहले जो तकलीफ़ें होते हैं उसे मेडिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। कुछ लड़कियों या महिलाओं में जब मासिक आते हैं तो उनको सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, ये सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। मूड में भी चेंजेस आ जाते हैं, खाने पीने की लालसा जागती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, आलसीपन होने लगता है, तनाव महसूस होता है। ये सब समस्याएं ये फेस करती हैं। इन सब के पीछे आमतौर पर हार्मोन्स का उतार चढ़ाव ही जिम्मेदार होता है। अच्छा हीतल जी, कभी कभी कुछ महिलाओं को पीरियड्स के पहले बहुत पेन होता है, जिसे मेडिकल भाषा में शायद डिस्मेनोरिया कहते हैं। यस, यू आर राइट पीयूष जी। डिस्मेनोरिया में 4 में से 3 महिलाओं को पेल्विक रीजन में दर्द होता है और तीनों की दर्द की तीव्रता अलग अलग होती है। और इसमें कभी कभी इतना तेज़ दर्द होता है कि रोज़मर्रा का ज़िंदगी का काम भी नहीं हो पाता है और ऐसे में वो दवाई लेके रिलैक्स करना पसंद करती हैं। असल में एंडोमेट्रियल लाइनिंग जब शेड होती है तो गर्भाशय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बार बार और इसकी वजह से ये पेन होता है। अगर महिला को कब्ज या फिर गैस ट्रबल्स है तो ये दर्द थोड़ा और बढ़ जाता है और तकलीफ देता है। तो इससे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? घरेलू उपायों में अगर महिला जो है वो पेड़ू का एरिया यानी पेल्विक रीजन को गर्म सेकाई कर ले, गर्म पानी से नहा ले या उचित बेड रेस्ट कर ले तो दर्द कम होता है। दर्द अधिक हो तो थोड़ी सी दवाई ली जा सकती है। अगर कब्ज और गैस ट्रबल्स हैं तो उसका इलाज पहले कर लें। हाँ, और पीरियड्स में जो ब्लड लॉस होता है उसकी पूर्ति के लिए उसे भरपूर न्यूट्रिशन से युक्त आहार लेना चाहिए। पोषक तत्व के लिए जैसे हरे ताज़े फल, सब्जी वगैरह लेने चाहिए। खासकर आयरन और कैल्शियम का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। ज़्यादा तेल युक्त, ज़्यादा तले भुने और स्पाइसी फूड न खाएं, पैकेट फूड न खाएं, इजी से डाइजेस्ट हो जाए वैसा खाना खाएं, उचित व्यायाम करें, खाएं पिए और सोएं टाइम से। कुल मिलाकर हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। और हाँ, आजकल जंक फूड का ज़माना है। स्कूल कॉलेज में गर्ल्स पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रैंकी, मोमोज, चौकोस वो सब खाती है, तो इन सब से थोड़ी दूरी बनाए रखें, खासकर पीरियड्स के दिनों में। डिम्पल जी, छोटी बच्चियां अगर ये सब नहीं खाएंगी तो क्या दादी नानी खाएंगी? और फिर हम लोग क्लींजिंग थेरेपी में तो फॉलो करते हैं ना, खाओ पियो मस्त रहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये जो आप कह रही हैं ये बात कहीं गले नहीं उतर रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे आपकी बात में लॉजिकल कुछ वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं, इवन मेडिसिन के एंगल से। तो मुझे भी यही कहना होगा कि पिज़्ज़ा बर्गर खाइए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, बैलेंस करके, और जब लगे कि ये सब ज़्यादा हो रहा है तो अपनी डाइट को बैलेंस कर लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, और ख़ास तौर से पीरियड्स के दिनों में, क्योंकि आप भी जानिए ये बात कि आपके पीरियड्स ठीक से होना, आपकी एब्डोमिनल हेल्थ ठीक रहना, ये हमारी कम, आपकी अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा है। प्रिय दर्शकों, आपका खाना आपकी पसंद है, आपकी तमन्ना है, लेकिन हमारी शरीर की संरचना है, वो इनबिल्ट मैकेनिज्म है, वो सबका एक जैसा है। इसलिए यदि आप प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, डिटॉक्स जूस लेते हैं, सैलड लेते हैं, पानी की मात्रा का भरपूर सेवन करते हैं, तो शरीर में संतुलन बना रहेगा। यही करने की कोशिश कीजिए। वक्त से पहले आई युवावस्था, डिस्मेनोरिया और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से बचने के लिए आप होम्योपैथी का इलाज कर सकते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो, आप घर का काम नहीं कर सकते हो, रूटीन नहीं कर सकते हो, तो पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि परमानेंट क्योर के लिए आप होम्योपैथी या क्लींजिंग थेरेपी को भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया डिम्पल जी। तो आज इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो। नमस्कार।